सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ मैं लेखक कैसे बना, जिसे लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं अमृतलाल नागर जी के जीवन परिचय को। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में 1917 में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि से संपन्न अमृतलाल नागर का आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का अभिप्राय यह है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो अमृतलाल नागर जी पूरी तरह से संपन्न थे और आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में उनका विशेष रूप से योगदान भी रहा है। उनके कई उपन्यास ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हुए हैं, पुरस्कृत हुए हैं, जैसे नाचियों बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस। इन सभी को अनेक संस्थानों से पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहानी, नाटक, यात्रा वृत्त, संस्मरण और अनेकानेक विधाओं में भी रचनाएं की है। उन्होंने लखनऊ आकाशवाणी में लंबे समय तक काम किया। लखनऊ में जो आकाशवाणी का केंद्र रहा है वहाँ पर भी कई समय तक इन्होंने काम किया और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। उनकी मृत्यु फरवरी 1990 में लखनऊ में हुई। आइए पाठ को शुरू करते हैं। अपने बचपन और नौजवानी के दिनों का मानसिक वातावरण देखकर यह तो कह सकता हूँ कि अमुक अमुक परिस्थिति ने मुझे लेखक बना दिया। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बचपन में और उनका जो नौजवान का समय था, ये दोनों समय, उस समय उनकी जो मानसिक स्थिति जैसी थी, उस स्थिति के कारण, उन्हीं परिस्थितियों के कारण शायद उनको लेखक बनना पड़ा होगा। परंतु यह अब भी नहीं कह सकता कि मैं लेखक ही क्यों बना। लेखक कहते हैं, परंतु वो पक्का नहीं है कि वो लेखक इन्हीं परिस्थितियों के कारण से बने हैं, अर्थात वो लेखक बनने के कारण को पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं। मेरे बाबा जब कभी लाई में मुझे आशीर्वाद देते तो कहा करते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा। वो बताते हैं कि जब कभी भी उनके जो बाबा हैं, अर्थात लाड़ में, प्यार में, दुलार में उन्हें आशीर्वाद देते थे तो कहते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा। कालांतर में उनकी यह इच्छा मेरी इच्छा भी बन गई और लंबे समय के दरमियान उनके पिताजी की जो इच्छा थी, अपनी इच्छा मानने लगे और उसे पूरा करने के लिए वो सारे कार्य करने लगे। अपने बाबा के सपने के अनुसार ही मैं भी कहता कि विलायत जाऊंगा और जज बनूंगा। हमारे घर में सरस्वती और गृहलक्ष्मी नामक 2 मासिक पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थीं। बाद में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाला पाक्षिक या साप्ताहिक हिंदू पंच भी आने लगा। इनके लेखक बनने के पीछे और एक कारण यहाँ पर स्पष्ट होता है। वह कारण है 2 पत्रिकाएं जो कि मासिक रूप से इनके घर को आती थीं। एक तो है सरस्वती पत्रिका और दूसरा गृहलक्ष्मी। बाद में कलकत्ते से ये प्रकाशित होने लगी और पाक्षिक और साप्ताहिक, मतलब जो 15 दिन में एक बार आता है और जो सप्ताह में 7 दिनों में एक बार आता है, तो ऐसे पत्रिकाएं हिंदू पंच भी आने लगा। उत्तर भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक तथा संपादक पंडित शिवनाथ जी शर्मा मेरे घर के पास ही रहते थे। मतलब उनके लेखक बनने के पीछे कई कारण यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। आगे वे बताते हैं कि उत्तर भारतेंदु काल, मतलब भारतेंदु के जो आगे का काल है, उस समय एक सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक हुआ करते थे तथा वो संपादक भी थे, जिनका नाम था पंडित शिवनाथ शर्मा जी। और वह लेखक के घर के
करीब में ही रहते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र से मेरे पिता की घनिष्ठ मैत्री थी। उनका जो बड़ा लड़का था, उनके पिताजी का बहुत बड़ा मित्र था। उनके यहाँ से भी मेरे पिताजी पढ़ने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाएं लाया करते थे, वे भी मैं पढ़ा करता था। हिंदी रंगमंच के उन्नायक राष्ट्रीय कवि पंडित माधव शुक्ल लखनऊ आने पर मेरे ही घर पर ठहरते थे। अगला जो कारण उन्होंने बताया है यह है कि राष्ट्रीय कवि पंडित माधव शुक्ल अर्थात माधव शुक्ल हिंदी साहित्यकार हैं। वे प्रयाग के निवासी और मालवीय ब्राह्मण थे। अभिनय कला में पूर्ण रूप से दक्ष थे। सफल नाट्यकार होने के साथ साथ अच्छे अभिनेता भी थे। तो उनकी बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो उन्नायक राष्ट्रीय कवि हैं माधव शुक्ल, लखनऊ जब भी आते थे तो लेखक के घर में ठहरते थे। मुझे उनका बड़ा स्नेह प्राप्त था और लेखक को बहुत स्नेह भी करते थे। आचार्य श्याम सुंदर दास उन दिनों स्थानीय कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। और एक नाम आता है आचार्य श्याम सुंदर दास। तो उस समय कालीचरण जो हाई स्कूल था उनके हेडमास्टर हुआ करते थे। उनका एक चित्र मेरे मन में आज तक स्पष्ट है। सुबह सुबह नीम की दातुन चबाते हुए मेरे घर पर आना। इलाहाबाद बैंक की कोठी जिसमें हम रहते थे के सामने ही कंपनी बाग था। उसमें टहल कर दातुन करते हुए वे हमारे यहाँ आते, वही हाथ मुंह धोते, फिर चांदी के वर्क में लिपटे हुए आंवले लाते। दुग्धपान होता। तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुक्का लेकर हमारे यहाँ आ पहुँचता। आध पौने घंटे तक हुक्का गुड़गुड़ाकर वे चले जाते थे। तो एक कारण उन्होंने यह भी बताया है कि जो उनके हेडमास्टर साहब हैं, जो कि सुबह सुबह ही उनके घर आ जाया करते थे, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो कई लोगों से उनको प्रेरणा मिली है। अगले क्रम में आता है उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के दर्शन भी मैंने अपने यहाँ ही 3-4 बार पाए। यहाँ पर और एक नाम आता है, वह नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, जो कि उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि हैं और साथ ही साथ वे अच्छे नाट्यकार भी रहे हैं। अभिनय तो इतने अच्छे करते हैं कि मत पूछिए। तो उनके दर्शन भी उनको जीवन में 3-4 बार उनको प्राप्त हो गए थे। पंडित माधव शुक्ल की दबंग आवाज़ और उनका हाथ बढ़ा बढ़ा कर कविता सुनाने का ढंग आज भी मेरे मन में उनकी एक दिव्य झांकी प्रस्तुत कर देता है। जलियांवाला बाग कांड के बाद शुक्ल जी वहाँ की खून से रंगी हुई मिट्टी एक पुड़िया में ले आए थे। उसे दिखाकर उन्होंने जाने क्या क्या बातें मुझसे कही थी। वे बातें तो अब तनिक भी याद नहीं, पर उनका प्रभाव अब तक मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित है। तो जलियांवाला बाग जहाँ पर खूनी हत्याएं हुई थी, वहाँ की मिट्टी, जिस मिट्टी में क्या है, लोगों की शहीदें आज भी याद बनी हुई हैं, तो वहाँ की खून से सनी हुई रंगी मिट्टी एक पुड़िया में लेकर आए थे और वह भी लेखक को दिखाया गया था। तो ये सब उनके मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर भी मुझे दी थी। बहुत दिनों तक वो चित्र मेरे पास रहा। एक बार कुछ अंग्रेज अफसर हमारे यहाँ दावत में आने वाले थे, मतलब खाना खाने के लिए आने वाले थे। तभी मेरे बाबा ने वह चित्र घर से हटवा दिया और उस समय वह चित्र जो था घर से हटा दिया गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ था। मेरे पिताजी आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। वह चित्र भी मेरे मन में स्पष्ट है। हो सकता है कि बचपन में इन महापुरुषों के दर्शन के पुण्य प्रताप से, अर्थात उनके तेज से ही आगे चलकर मैं लेखक बन गया हूँ। वैसे कलम के क्षेत्र में आने का एक स्पष्ट कारण भी दे सकता हूँ। सन 28 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन दौरा करता हुआ
लखनऊ नगर में आया था। उसके विरोध में यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुआ थे। लड़काई उम्र के जोश में मैं भी उस जुलूस में शामिल हुआ था। जुलूस मील 1.5 मील लंबा था। उसकी अगली पंक्ति पर जब पुलिस की लाठियां बरसी तो भीड़ का रेला पीछे की ओर सरकने लगा। उधर पीछे से भीड़ का रेला आगे की ओर बढ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 चक्की के पाटों में पीसकर मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर ही उन्मत्त भीड़ टक्करों पर टक्करें देती थी। उस दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजना बस हुआ पहली तुकबंदी फूटी। अब उसकी एक ही पंक्ति याद है, कब लों कहूँ लाठी खाया करें, कब लों कहूँ जेल सहा करिए। तो यहाँ पर सन 28 का जो इतिहास प्रसिद्ध घटना है उसकी चर्चा की गई है, साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन कहने पर 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था, जिसका गठन 1927 या 28 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए लिया गया था। इसे साइमन आयोग भी कहते हैं और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, केवल बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर, जो भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान करते थे। जब कमीशन भारत पहुंचा, इसका विरोध हुआ, लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे भी गूंजे थे। पंडित नेहरू घायल हुए और गोविंद बल्लभ पंत जी अपंग हुए। 30 अक्टूबर 1929 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में फिर साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने फिर लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियां बरसाई और वे घायल हुए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वही साइमन कमीशन दौरा करता हुआ लखनऊ नगर में आया था और उस समय की यह घटना है जो बताई गई है। और उस समय अचानक लेखक के मुख से एक वाक्य भी निकल पड़ा और वह वाक्य तुकबंदी भी हुई, कब लो कहूँ लाठी खाया करें, कब लो कहूँ जेल सहा करिए। और यह उनकी पहली कविता थी। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।